इसमें मैंने आप लोगों से कहा था ना कल कि यूपीएससी का मैंने क्वेश्चंस है जो सेलेक्ट किया है, और इसमें आप लोग को हम भेज देंगे। इसमें मैंने क्वेश्चंस को देखा है तो राज्यसभा से जुड़ा हुआ कई प्रश्न है जो आया हुआ है, राज्यसभा या सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ। अब जैसे एक आप देखेंगे, मैंने अध्यादेश एक पढ़ाया था, अध्यादेश पढ़ाया था ना, और यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है अध्यादेश वाला। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, अध्यादेशों का सहारा लेने से, अब समझिए क्वेश्चंस को, अध्यादेशों का सहारा लेने से शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर हमेशा चिंता जताई गई कि बार बार अध्यादेश का सहारा लेकर के तो विधायिका की भूमिका कमजोर ना हो जाएगी। मैंने चर्चा किया है, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से जोड़ करके बताया था अध्यादेश वाला। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति को उचित ठहराने वाले तर्कों पर ध्यान देते हुए मैंने इसके पक्ष और विपक्ष दोनों बताए थे, देते हुए विश्लेषण करें कि क्या इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस शक्ति का सहारा लेने की सुविधा प्रदान की है। अब मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी जोड़ करके अध्यादेश बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, कृष्ण सिंह बनाम भारत बिहार राज्य वाले मामले में क्या है। मैंने पूरा बताया था क्या अध्यादेश की शक्ति निरस्त कर देनी चाहिए। इसके संबंध में पक्ष और विपक्ष पूरा हु बहु यूपीएससी का क्वेश्चन जो है आपके नोट्स में लिखवाया हुआ है। अध्यादेश ऐसा प्रत्येक क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसीलिए इसके डायमेंशंस को अब देखो। 2013 का क्वेश्चन, अभी मैं चर्चा कुछ देर पहले अभी कर रहा था, 2013 का क्वेश्चन है। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत सांसद व्यक्तिगत सांसदों संसद सदस्यों की भूमिका कम हो गई है और परिणाम स्वरूप नीतिगत मुद्दों पर स्वस्थ रचनात्मक बहस आमतौर पर नहीं देखी जाती, यानी कि हमेशा हंगामे की भेंट चढ़ जा रही है। क्लियर। इसे कहां तक दल बदल विरोधी कानून के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कैसे क्रॉस वोटिंग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जा रहा है, यानी सिद्धांत खत्म, नैतिकता समाप्त हो गई है। जो कानून तो बनाया गया था लेकिन एक अलग इरादे से, यहां एक सेंटेंस दे दिया गया। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखिए, अभी ठीक इसके बाद चर्चा होगी संप्रभुता वाली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में संशोधन करने में संसद की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण रखता है। आलोचनात्मक चर्चा करें। और यही क्वेश्चन है कि भारतीय संसद एक गैर विधि निर्मात्री संप्रभु संस्था है कैसे? एकदम हूबहू डिट्टो क्वेश्चन है, और मैंने टॉपिक लिखवाया है संप्रभुता। देखिए, जब मैंने डायमेंशंस बताए हैं तो उसमें एक टॉपिक लिखवाया है संप्रभुता का, ठीक है? वो डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी का 2013 का क्वेश्चन है। क्लियर। इसलिए आप देखिएगा ना, ये ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा। आप देखिए, तो मैंने आप लोगों के बीच में चर्चा भी किया है, ये 2019 यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? और मैंने चर्चा किया हुआ है पूरे क्लास में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत, और मैंने कहा कि भारत में है ही नहीं, भारत में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली सिस्टम है। क्लियर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ प्रश्न। उद्देशिका जब पढ़ा रहे थे, उद्देशिका मैंने धर्मनिरपेक्षता पढ़ाया था, अलग करके पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, प्रस्तावना में जो पढ़ाया था, तो उसमें संप्रभुता, समाजवादी सब टॉपिक की चर्चा किया है मैंने। अब उसी पंथ निरपेक्षता से डिट्टो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, आया हुआ है 2019 में। धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से भारतीय धर्मनिरपेक्षता का फ्रांस से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बोला है, और मैंने उसमें यूरोपियन तुलनात्मक अध्ययन किया था। आप देखिएगा, लिखवाया है मैंने कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है, और यूरोपियन धर्म का मतलब क्या है। क्लियर। फ्रांस से किस प्रकार सीख सकता है, ये आपके पास
अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन है। ये 2016 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से जुड़े हुए, मैंने लोकतांत्रिक गणराज्य अलग से प्रस्तावना में लिखवाया है, पढ़ाया है पांचों का। हमारा भारत कैसा हो, तो हमारा भारत संप्रभु हो, हमारा भारत समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक गणराज्य हो। मैंने लोकतांत्रिक को और गणराज्य को, गणतंत्र को अलग लिखवाया है। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण की चर्चा करें। मैंने तुलनात्मक अध्ययन भी किया है भारत का ब्रिटेन के साथ और अमेरिका के साथ। क्या वर्तमान परिस्थितियों में उनका बचाव संभव है? क्लियर। तो ये राष्ट्रपति के से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब एक और क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से आप उठा करके देखिए ना सारा क्वेश्चंस को, तो आपको अपने आप यहां मिलते चले जाएंगे। आपको और एक इजी क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं। यह क्वेश्चन है आपका 2014 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से क्या समझते हैं? और मैंने मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19(1)(a) का पूरा विस्तार से चर्चा किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। उसमें लिखा नोट्स बना हुआ होगा, देखिएगा। क्या यह नफरत फैलाने वाले भाषण को भी कवर करता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में थोड़ा सा अलग धरातल पर क्यों खड़ी है? चर्चा कीजिए। और उस टॉपिक का मैंने इसके पक्ष और विपक्ष दोनों का उल्लेख किया है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, कितना नियंत्रण होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, सारा का उल्लेख है। डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को उठा करके देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने पीछे कई सारे क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं। अब एक और देखिए, दबाव समूह मैंने अलग से पढ़ाया है। देखिए दबाव समूह से क्वेश्चन डायरेक्ट है, और अभी संसद वाला भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है 2013 का 2013 का क्वेश्चन है। आपके विचार में भारत में संसद किस हद तक कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कितना कैसे रोक सकता है? और ये मैंने टॉपिक चर्चा की थी, संसद की भूमिका। क्लियर। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दबाव समूह भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह का मैंने चर्चा किया था, और ये सारी बातें कही थी कि लोकतंत्र सड़क से संसद की तरफ जाता है। दबाव समूह की भूमिका का मैंने उल्लेख किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से। और उसमें मैंने कहा था अलग अलग दबाव समूह होता है, व्यवसायिक का अलग होता है। क्लियर। तो बताएं कि व्यवसायिक संगठन सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूं, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। विभिन्न डायमेंशंस को देखिएगा, मैं यूपीएससी तक के क्वेश्चंस आपका पकड़ में आ जाएगा, यूपीएससी तक का क्वेश्चन। और सोचिए अगर इस प्रकार के सारे, ये सारा क्वेश्चन आपका 2023 से लेकर के 10 वर्षों का मैंने सेलेक्ट किया है। क्लियर। अब इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व कर ले, कुछ क्वेश्चंस तो हम लिखाते चल रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस हो गया। और साथ साथ जो क्वेश्चंस यूपीएससी का हो गया, या कोई कोई क्वेश्चंस हो गया बीपीएससी का, सारा क्वेश्चन, बीपीएससी का भी सारा, मैं यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन, कल यूपीपीसीएस का मैं निकल आऊंगा, लगभग तैयार कर दिया यूपीपीसीएस का क्वेश्चन। यूपीपीसीएस का भी मिला करके देखोगे ना, यूपीएससी का अगर 10 में से 6 क्वेश्चंस मिल रहा है, कंफर्म 6 मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं कंफर्म बोल रहा हूं। कभी 7-8 रहेगा, 10 नहीं मिलेगा यूपीएससी का। यूपीपीसीएस का 8 क्वेश्चंस आपको मिलेगा, डायरेक्ट नोट से 8 क्वेश्चंस मिलेगा यूपीपीसीएस। मैं 2 क्वेश्चंस इसलिए डिनाई कर रहा हूं, इसे डिनाई कर रहा हूं कि वहां स्थानीयता से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, उत्तर प्रदेश से जोड़ करके पूछ लेगा, तो वो मेरा टॉपिक है नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ा, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन का डिनाई कर रहा हूं। और बीपीएससी का 100% क्वेश्चन आपको नोट से मिलेगा। ये अगर कवर कर लिया ना बंधु, फिर एग्जाम में बैठो ना, अपने आप लिखा जाएगा। तो कहीं आप इस सारा क्वेश्चंस क्या है, तो वो जो डायमेंशन जो हम बता रहे हैं, आप उठा करके देखिए तो सारा क्वेश्चंस वहीं से। चाहे यूपीएससी, तो उससे तो बड़ा एग्जाम नहीं है इंडिया में, उससे बड़ा तो एग्जाम आप नहीं मानते हैं। पीसीएस का, राज्यों का पीसीएस, अब केंद्र का यूपीएससी। आप पेपर 2 यूपीएससी का पेपर
2 वाला जो पार्ट है, ईपीपीसीएस का पेपर 2, और यहां तक कि मैं साइंस टेक वाले में भी यही बात कर रहा हूं। अभी तो पॉलिटी की बात है तो इसलिए पॉलिटी वाली बात कर रहा हूं। साइंस टेक में भी यही स्थिति रहेगी। आईआर वाले सेक्शन में भी यही रहता है, यही रहता है। आप लोग को अभी तक आईआर हम नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हम इस पर नहीं बता सकते हैं। आईआर वाले सेक्शन में भी यही रहता है। इसका मतलब मैं कहां से क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूं? क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कर रहा, टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूं। कहां से सिलेक्ट कर रहा हूं? मैं सारा टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूं करंट से। वर्तमान में घट क्या रहा है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया सांसदों के विशेषाधिकार पर, नहीं तो इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ सकता है? न्यायिक समीक्षा में, न्यायिक पुनरावलोकन में, संसदीय संप्रभुता में, संसदीय विशेषाधिकार में, क्लियर, राजनीति और अपराधीकरण में। इस नहीं, समीक्षा के दायरे में गया हुआ था, ठीक है। तो इस पॉइंट में आपका ये बन सकता है। हम लोग तो सिर्फ पढ़ करके निकल जाते हैं, आप उसका डायमेंशन देखिए, कहां से प्रश्न पूछ सकता है, इसको ना सोचने की जरूरत है। हम लोग उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, इसलिए गड़बड़ी हमारे साथ हो जाती है। क्लियर, लिखे। अब यहां समझ में आ गया। तो अगर यहां से प्रश्न आएगा तो कैसे लिखा जाएगा? लिखे, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख करते हुए राज्यसभा की संरचना का उल्लेख करते हुए इसकी प्रासंगिकता पर उठने वाले सवालों पर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, अपना उत्तर प्रस्तुत करें। दे देंगे हम। एक्चुअली क्या है ना अभी, कि अभी तो सब सिलेक्ट ही कर रहे हैं हम, अब वो दे देंगे हम एक एक करके। ऐसे तो क्वेश्चन दे ही रहे हैं। एक्चुअली हम किसी के लिए कंटेंट लिखते हैं तो हम सोच रहे हैं कि उसका कुछ लाभ आप लोग को मिल जाए, तो जिसके लिए लिखते हैं तो वो थोड़े ना हम सब आपको दे पाएंगे, वही दे देंगे। जैसे एडिटोरियल दे रहे हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस भी दे देंगे, लेकिन उसको जो उसका जो राइट है, उसके राइट को हम थोड़े ना वो मुझ पर आरोप लगा देगा, नहीं। हाँ, फिर मुझ पर ना वो चढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो राज्यसभा से संबंधित यदि प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। तो लोकसभा राज्यसभा वाला बात हो गया। अब यहां पर लोकसभा राज्यसभा क्लियर हो गया, राष्ट्रपति यानी कि संसद के तीनों अंग क्लियर हो गए। बात आती है कि बात आती है अब विधायिका की। फिर आते हैं विधायिका पर लौटते हैं। विधायिका जो है वह लोकसभा का भी अंग, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। और हमने इसकी भी चर्चा कर दी, इसकी भी इसके पहले चर्चा की। अब आते हैं विधायिका पर, यानी कि विधायिका की भूमिका क्या है, विधायिका की शक्तियां क्या है। तो हमने पहले शक्ति का उल्लेख किया है कि विधायिका की जो शक्ति है बंधु, यानी कि इन तीनों की शक्ति है कि यह कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाती है, यही ना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। किस रूप में नियंत्रण रखती है? अब शक्ति देखिए, यानी लोकसभा भी कैसे नियंत्रण रखेगी, राज्यसभा भी कैसे नियंत्रण रखेगी, और पूर्ण बहुमत हो तब विधायिका की भूमिका मैंने चर्चा की है। ठीक वही स्थिति कैसे नियंत्रण रखती है, तो प्रश्न पूछ करके, यही ना, कि उससे प्रश्न पूछा जाता है कार्यपालिका से, सरकार से, प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान, नहीं, सरकार पर जवाबदेही तय की जाती है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए इस रूप में उस पर नियंत्रण रखती है। कैसे नियंत्रण रखती है विधायिका कार्यपालिका पर? तो इसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला करके, आपने अपना विश्वास खो दिया है
तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला करके उस पर नियंत्रण रखती है। इससे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, डरी रहती है कहीं हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से क्या प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर। अच्छा, गलत यदि उत्तर दिया जाए तो विशेषाधिकार हनन का केस चल जाएगा। आपने देश को गुमराह करने की कोशिश की। क्लियर। तो एक तो कार्यपालिका पर, दूसरा कानून निर्माण पर, कानून निर्माण पर कार्य करती है। यानी कि सदन से जो राष्ट्रपति की तरफ जो कानून जाता है उस पर, राष्ट्रपति से सदन वाला तो अध्यादेश वाला कहलाएगा, जो मैंने चर्चा कर दी है, कानून निर्माण पर। अब यह कानून कौन निर्माण करेगा, क्या काम है, तो कानून कौन निर्माण करेगा, तो विधायिका निर्माण करेगी। लेकिन विधायिका के पास इतनी शक्ति है बंधु कि विधायिका किसी भी प्रकार का कानून निर्माण कर सकता है। विधायिका का प्रमुख काम है कानून का निर्माण करना, और कानून के निर्माण से विधायिका किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, विधायिका को, यानी कि विधायिका को 368 का अधिकार है, अनुच्छेद 368 का अधिकार है। और इस अधिकार के तहत अनुच्छेद 368 विधायिका को अधिकार देता है। इस अधिकार के तहत विधायिका संशोधन भी कर सकती है। किसमें, तो संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 12 कहता है, अनुच्छेद 13(1) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। यह मैंने लिखवाया हुआ है, मैंने चर्चा की थी कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। तो सरकार ने इसी कानून को ही बदल दिया और अनुच्छेद 13 में उपबंध 13(4) जोड़ दिया और कहा कि राज्य मौलिक अधिकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। पहले तो फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन ही नहीं होगा, बाद में अनुच्छेद 13 368 का प्रयोग करते हुए कहा दिया कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। कितनी बड़ी ताकत है बंधु कि विधायिका संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती। यह एक प्रकार का मनमाना अधिकार। अब पूर्ण बहुमत हो तो, और इंदिरा गांधी ने तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर दिया। मुझे लगता है इससे बड़ा डिक्टेटर और क्या होगा। जो आज संविधान बदलने की बात होती है कि ये सरकार रहेगी तो संविधान, नया संविधान तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा बना था, और जिसमें लोकसभा के कार्यकाल को उठा करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था और राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार छीन लिया गया था। अब सोचिए यह मनमाना और अतार्किक है कि नहीं। यह 1976 में ही हुआ था, वो तो गनीमत हो कि 77 में बदल गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको रोक दिया गया। यह 368 का किस प्रकार से संविधान का सब मजाक उड़ाया गया है, आप विभिन्न संविधान संशोधनों में देखिएगा। क्लियर। अब यहीं पर देखिए कि 368 के तहत किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है। इसी को नियंत्रण करने के लिए किसी भी प्रकार का कानून बन जाएगा बंधु, तो संविधान में कई प्रकार के परिवर्तन हो जाएंगे। इसी संविधान को नियंत्रित करने के लिए, यानी संविधान में मनमाना परिवर्तन न करे विधायिका, इसी को नियंत्रित करने के लिए 1973 के केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे की अवधारणा थी और विधायिका पर नियंत्रण लगाया गया कि तुमको अधिकार 368 का दिया गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी कर दोगे। संप्रभुता का मतलब होता है कि मैं ही शक्ति का प्रयोग कर सकता, कोई और नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, भारत में पावर सेपरेशन ऑफ पावर निकाला गया है।
शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है। और शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। क्लियर? लेकिन विधायिका अथवा विधायिका काम क्या है? कानून का निर्माण करना। तो कानून ऐसा तो नहीं है कि मनमाना कानून बना दे, यानी कि विधायिका कानून बनाने के लिए एकदम स्वतंत्र है, संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है कोई और हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप खुद ही करेंगे, बिना किसी दबाव के करेंगे। तो संप्रभु है। तो जब संप्रभु है तो किसी प्रकार का कानून बना दे। तो न्यायपालिका ने कहा ठहरो, संप्रभुता का मतलब इतना नहीं है कि तुम मनमाना बना दो, यानी कि तुम्हारे पास बहुमत आ गया तो तुम कुछ भी कर लोगे। तो विधायिका पर नियंत्रण लगाने के लिए मूल ढांचे की अवधारणा दे दी। इसीलिए एक प्रश्न पूछा गया था कि संसद एक गैर विधि निर्मात्री संप्रभु संस्था है, यानी कि विधि निर्मात्री तो है लेकिन गैर संप्रभु संस्था है, यानी कि इतना मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता कि किसी प्रकार का उस पर मौलिक ढांचा का दबाव है। यही कारण यह प्रश्न पूछा गया था। और अभी यूपीएससी वाला जो क्वेश्चंस मैंने बताया, जो पूछा गया था 13-14 में, वह भी क्वेश्चन यहीं से जुड़ा हुआ है। क्लियर? और यहां से यानी कि विधायिका इतना ताकतवर हो जाए कि मनमाना पूर्ण, तो इसी मनमाना पूर्ण नियंत्रण लगाने के लिए मौलिक ढांचे की अवधारणा दी गई। तो कहा गैर संप्रभु है। अब क्लियर समझ में आ गया? तो लिखिए संसद की संप्रभुता। अच्छा यहां पर ना देखो 2023 में क्वेश्चन है, अभी ध्यान दिखाई दिया मुझे 2023 का क्वेश्चन देखो। अभी आपके साथ चर्चा कर ही रहे, संसद का ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। विधायी कार्यों के संचालन में, विधायी कार्यों यानी लोकसभा राज्यसभा के संचालन में, उच्च सदन में, निम्न सदन, ये राज्य में भी हो सकता है, विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधायी कार्य संचालन में व्यवस्था और निष्पक्ष रखने और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रथाओं को सुविधा बनाने में राज्य विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। लोकसभा, अगर मैं केंद्र की बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभापति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। और विधान मंडल की बात करूं तो विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति की भूमिका पर पूछ रहा है। यहां विधान मंडल पूछ रहा है यानी विधानसभा पूछ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं दिमाग नहीं लगाना है बंधु, यानी कि वह सभी सदनों को में अनुशासन संचालन करने के लिए किस प्रकार से कार्य कर सकता है जिसे लोकतंत्र बना रहे। ऐसा नहीं है कि मनमाना पूर्ण अपने लोग को बोलने दीजिए या दूसरे लोग को बोलने ही ना दीजिए। यह डायरेक्ट प्रश्न है, यह है 2023 का क्वेश्चन। क्लियर? अब यह समझने वाली बात है कि क्वेश्चंस का स्वरूप तो एक संप्रभुता बनता है, तो संसद से कितने प्रश्न आ रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। और यूपीएससी या बीपीएससी लगातार ये प्रश्न पूछ रहा है। इस बार 69th वेला में राज्यसभा से पूछ लिया है प्रश्न को। क्लियर? तो लिखिए संसद का मुख्य कार्य संविधान सम्मत कानून का निर्माण करना है। संविधान सम्मत कानून का निर्माण करना है तथा समय एवं परिस्थितियों के आधार पर अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए वह संविधान के किसी भी भाग में
संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। अच्छा, संशोधन करने के लिए दो तीन तरीकों का प्रयोग करता है: विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष प्रभावी बहुमत। पूर्ण बहुमत है तब तो और कोई बात नहीं, तो जब बहुमत ही है, दो तिहाई बहुमत से ज्यादा हो गया तो और हो गया। ठीक है, क्या लिखे? संशोधन कर सकता है। 42वां संविधान संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति के अधिकारों में कमी लाने, राष्ट्रपति के अधिकारों में कमी लाने, कॉमा कॉमा अधिकारों में कमी लाने, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाने, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाने जैसे व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया। इस मनमाना पूर्ण कार्य पर नियंत्रण लगाने के लिए ही मनमाना पूर्ण कार्य पर नियंत्रण लगाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में मौलिक ढांचे की 1973 में केशवानंद भारतीवाद में मौलिक ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की तथा इसे समय समय पर परिवर्तित भी किया। जिसके तहत तो समय समय पर इसे परिवर्तित भी किया, जिसके तहत संसद को विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। परंतु वह संविधान के मूल संरचनाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। परिवर्तन नहीं कर सकती, जो संसदीय संप्रभुता पर नियंत्रण लगाने का एक प्रयास दिखाई देता है, जो संसदीय संप्रभुता पर नियंत्रण लगाने का एक प्रयास दिखाई देता है। अब क्लियरली समझ में आया कैसे नियंत्रण लगाया गया है? तब मूल ढांचे, और देखिए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण सीए को लेकर के भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में, और सीए का रखा गया है तो समानता और पंथनिरपेक्षता के मूल ढांचे को लेकर के केस किया गया था। क्लियर? तो आप देखिएगा संसद मनमाना पूर्ण कार्य, यानी संसद को इतनी संप्रभुता नहीं है कि मनमाना कार्य करे। एक मिनट, क्लियर? तो संसदीय संप्रभुता का मतलब अब समझ में आ गया। इसलिए संसद को अधिकार तो है बंधु कानून बनाने का, लेकिन इतना अधिकार नहीं है कि मनमाना पूर्ण किसी प्रकार का कानून बना दे, इसलिए गैर विधि निर्मात्री संस्था है।
और कौन तय करेगा? पालिका। तो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत नहीं होकर के कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्यता का सिद्धांत अपनाया गया है। आप देखिए तो सारा पार्ट कवर हो गया संसद से जुड़ा हुआ, और भी बचा, कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा कर देंगे। मुश्किल से 5-10 मिनट का और बचा होगा। उसके बाद कल से न्यायपालिका। न्यायपालिका बड़ा हॉटेस्ट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, अभी के लिए तो और भी क्लियर, तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।